दोस्तों नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे थे और हम इनफाइनाइट लैडर के केस को समझ रहे थे। आज हम इनफाइनाइट लैडर से रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम सिमेट्री प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, जरा देखिए, जैसा कि मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि इनफाइनाइट लैडर में आपको जो ब्रांचेस रिपीट कर रही होती है ना, उनको देखना होता है। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, जो इनफाइनाइट लैडर में स्टार्टिंग के जो कुछ ब्रांचेस होती हैं वो रिपीट नहीं करती हैं। तो ऐसे केस को हम कैसे एनालाइज करें? जैसे कि जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह का ये इनफाइनाइट लैडर है, आपको इस तरह का कोई इनफाइनाइट लैडर दे रखा है। मैं सिंपल सा ही केस ले रहा हूं, ये है 2 4 2 4 2 4। देखो आगे तो रिपीट कर रहा है ये, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी ये तो रिपीट कर रहा है। बट अगर शुरू में कुछ अलग लगा देता है, यहां पे जरा देखिए, यहां पे कुछ अलग तरह का रेजिस्टेंस लगा दिया है। पहली कड़ी जो है वो लगा दी है 4 4। अब हम कैसे इसका इक्विवेलेंट निकालें भाई? तो अब भी इक्विवेलेंट निकालना कोई मुश्किल नहीं है। सोचिए ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आप एक काम करो ना, जो चीज रिपीट नहीं कर रही है ना, उसको एक बार रिमूव कर दिया करो। आप इसको, इस हिस्से को निकाल लो आगे से। आप सिर्फ इन दोनों पॉइंट को देखो, ये ए प्राइम बोल दो और इसको बी प्राइम बोल दो, क्योंकि इससे आगे तो 2 4 2 4 रिपीट कर रहा है भाई आगे। तो एक काम करते हैं, जो रिपीटेटिव ब्रांचेस है ना, जो वो लेटर जिसमें रिपीट करना शुरू हो गई ब्रांचेस, केवल उनको देखो। जो नॉन रिपीटेटिव है उसको एक बार निकाल लो। तो इसको मैं एक बार अलग कर लेता हूं, ये 4 और 4 को अलग कर लेता हूं। ठीक है, ये मैंने अलग कर लिया 4 और 4। ठीक है, और इसको यहां से मैंने हटा दिया, और ये पॉइंट है मेरा ए प्राइम और ये पॉइंट है मेरा बी प्राइम। ठीक है, और ये ए है और ये बी है। अब आप एक काम करो, जो ए प्राइम और बी प्राइम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो यहां से आगे का रेजिस्टेंस है, वो यहां पे कनेक्ट कर दो बस, और उसके बाद इक्विवेलेंट निकाल लो। अब ए प्राइम और बी प्राइम के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, वो तो आपको यहां से नजर आएगा भाई। यहां से आपको कैलकुलेट करना होगा, और कैसे कैलकुलेट करोगे ये मैंने आपको लास्ट एपिसोड में बताया भी था। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो हमने कैलकुलेट भी किया था, वो करीबन 4 ओम आएगा। तो उस 4 ओम को आप यहां पे लगा दो। ठीक है, 4 ओम का आप यहां पे लगा दो और फिर इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। तो इसका मतलब इनफाइनाइट लैडर में आपको ये बड़ा ध्यान देना होता है कि कई बार जो है वो नॉन रिपीटेटिव ब्रांचेस आ जाती है। तो नॉन रिपीटेटिव वाले पार्ट को एक बार सेपरेट कर दो। जो रिपीटेटिव ब्रांच है इनफाइनाइट लैडर वाली, पहले उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो और उसको रिप्लेस कर दो उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से, और जो नॉन रिपीटेटिव वाला था वो आगे लगा दो फिर उसके, और उसके बाद उसका इक्विवेलेंट निकाल दो भाई। बहुत आसान है ये तो। ठीक है, तो इस तरह से आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट लैडर के केस में भी निकाल पाओगे। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। सिमेट्री के केस में कैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं? दो तरह की सिमेट्री होती है दोस्तों। एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री, एक होती है फोल्डिंग सिमेट्री, और दूसरी होती है मिरर सिमेट्री। दो तरह की सिमेट्री होती है, एक फोल्डिंग सिमेट्री और एक मिरर सिमेट्री। दोनों को जरा देखिए कैसे हम निकालते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री में दो टाइप होते हैं, एक होती है 2D स्ट्रक्चर और एक होता है 3D स्ट्रक्चर। 2D और 3D दोनों में ही हम अलग टेक्निक अप्लाई करेंगे, और मिरर सिमेट्री क्या होती है उसको भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले फोल्डिंग सिमेट्री की बात कर लेते हैं। तो जरा देखिए, सोचिए मेरे पास कोई 2D स्ट्रक्चर है, कोई इस तरह का स्ट्रक्चर है। आपको एक 2D शेप में ऐसा कोई डायग्राम दे दिया गया है। मान लीजिए इस तरह का कोई डायग्राम दिया गया है, और यहां पे हमारे पास ऐसे रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है।
ठीक है, ये पॉइंट है मेरा ए और ये पॉइंट है मान लीजिए बी, और सारे के सारे रेजिस्टेंस जो है वो 10 ओम के हैं, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 10 10, सारे 10 ओम के हैं। और हमें बताना है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर ए बी। तो सबसे पहले फोल्डिंग सिमेट्री को समझिए कैसे होती है। पहली बात तो ये देखिए, ये जो डायग्राम है ये 2D डायग्राम है, एक प्लेन में बनाया गया है, तो इसका मतलब आप इसको 2D मान सकते हो ना, ठीक है। तो इसका अगर मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, कैसे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा? उसके लिए आप एक काम कीजिए, सबसे पहले तो ये देखो कौन सी सिमेट्री है उसमें, और वो कैसे चेक करते हैं, फोल्डिंग सिमेट्री को चेक कीजिए सबसे पहले। और वो कैसे चेक होगी, जो आपके पॉइंट है जिनके बीच का आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, आप उन दोनों पॉइंट को मिला के एक लाइन लगा दो। 2D में हमेशा लाइन लगाएंगे, ध्यान रखना, 2D में हमेशा लाइन सिमेट्री देखी जाती है, लाइन की हेल्प से सिमेट्री चेक की जाती है, और 3D में प्लेन की हेल्प से सिमेट्री चेक की जाती है। अब जरा देखिए कैसे हम यहां पे लाइन लगाएंगे। फोल्डिंग सिमेट्री कैसे चेक की जाती है, ये दो पॉइंट है ए और बी, तो आप एक काम करो, इन ए और बी पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन लगा दो, और फिर देखो कि उस लाइन के अबाउट, लाइन के दोनों तरफ जो आपका स्ट्रक्चर है इधर और इधर, वो एक दूसरे का मिरर इमेज है या नहीं है। अगर एक दूसरे का बिल्कुल सिमेट्रिक है, बिल्कुल मिरर इमेज है, इसका मतलब है ये फोल्डिंग सिमेट्री है। आप इसको फोल्ड कर सकते हो, मतलब इस पॉइंट, इस साइड को इसके ऊपर पलट सकते हो, जैसे आप पेज को पलटते हो ना, ऐसे आप इस साइड को इस पे पलट सकते हो। इसका मतलब यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री है। तो फिर से बता रहा हूं, फोल्डिंग सिमेट्री कब एग्जिस्ट करती है बताओ, कब चेक करते हैं, जिन दो पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दोनों पॉइंट को एक बार मिला दिया करो। उन दोनों पॉइंट को मिलाने से जो लाइन बनती है, उस लाइन के अबाउट अगर दोनों तरफ सेम स्ट्रक्चर है, मिरर इमेज है, तो आप कह सकते हो कि इस शेप के अंदर, इस सर्किट के अंदर फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। और अगर फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट करती है तो आप एक साइड को दूसरी साइड पे फोल्ड कर सकते हो। अब आप बोलोगे फोल्ड करने का क्या मतलब है सर, उससे क्या फायदा होगा? जरा देखिए, फोल्ड करने का मतलब है कि ये पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा और ये पॉइंट इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो बेहतरीन को मिला ही दो। तो इसका मतलब है क्योंकि इस स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डिंग सिमेट्री है, तो इन दोनों पॉइंट को मिला सकते हो और इन दोनों पॉइंट को मिला सकते हो। मिलाने का बड़ा फायदा होगा। अब आपको, आप बोलोगे सर मिलाने का क्या फायदा होगा, जरा बताता हूं क्या फायदा होगा। जैसे आप इसको फोल्ड करोगे इसके ऊपर, इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो जाएगा, ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम हो जाएगा। इस पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, इसको बी बोल रहा हूं, तो इसको अगर मैं सी बोलूंगा तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, सी। ये पॉइंट अगर मैं डी बोल रहा हूं तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डी। अब बताओ, अब अगर आप ध्यान से देखते हो, इसको एक और नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ई। ये भी तो एक पॉइंट है ना, इसको ई दे देते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 10 ओम है, ये ए और सी के बीच में है, ये भी ए और सी के बीच में है, तो इसका मतलब दोनों पैरेलल है। पैरेलल है तो एक साइड से हटा दो, और यहां पे 10 और 10 को पैरेलल लोगे तो 5 लिख दो। ऐसे आप देखिए, यहां पे ये सी और डी के बीच में, ये भी सी और डी के बीच में, तो इसको आप हटा दो यहां से, और यहां पे इसकी जगह पे क्या लिख दो, 5। पैरेलल हो गया ना भाई। ऐसे आप बताओ, ये सी और ई के बीच में, ये भी सी और ई के बीच में, तो इधर से मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और इस 10 की जगह पे क्या लिख देता हूं, 5, ठीक है। और यहां से ये सी जो है, इस पॉइंट को भी हटा दो, इस वायर को, अब इसकी जरूरत नहीं है। ऐसे आप इधर आओ, जरा देखो, ये ई और डी के बीच में, ये भी ई और डी के बीच में, तो यहां से इसको हटा दो और इसकी जगह पे क्या लिख दो, 5। 10 और 10 पैरेलल में आ गया। ये डी और बी के बीच में, ये भी डी और बी के बीच में, तो इधर से आप हटा दो इसको, ठीक है, और इसकी जगह पे लिख दो 5। और ये जो बीच वाली जो ब्रांच है, ये बीच वाला जो कनेक्शन पॉइंट था, उसको आप हटा दो। अब हमारे पास ये नया डायग्राम आ गया। तो अब देखो, एक साइड को हमने फोल्ड कर दिया, उसके ऊपर फोल्ड करने का मतलब है दोनों पॉइंट को, जो ऑपोजिट पॉइंट है, उनको मिला देना, ठीक है। और इस तरह से आप जो है, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। उसके बाद अब आगे कैसे सोल्व करोगे, आगे अब स्टार डेल्टा लगाना पड़ेगा, आपको देखना होगा। कोई ब्रिज नहीं बन रहा, कहीं आपको लगे कि भाई सर देखो ये तो ब्रिज बन गया है, ये ब्रिज नहीं है भाई। ये ब्रिज क्यों नहीं है बताओ, क्योंकि इस पॉइंट पे ये एक और ब्रांच आ गई ना साइड में। अगर ये ना होती तो हम बोलते कि ये ब्रिज बन गया भैया, इस तरह से ब्रिज बन गया है, लेकिन फिलहाल इसको हम ब्रिज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि यहां पे कोई सीरीज पैरेलल तो नजर आ नहीं रहा है, तो आपको स्टार डेल्टा कन्वर्जन अप्लाई करना है। अप्लाई करके इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। तो जो आपकी जो ये फोल्डिंग सिमेट्री जो 2D में होती है, ध्यान रखिएगा, जब भी डायग्राम 2D में बना हो तो वहां पे हम लाइन की हेल्प से सिमेट्री चेक करते हैं कि भाई फोल्डिंग सिमेट्री है या नहीं है। कैसे चेक करोगे, जिन दो पॉइंट के बीच आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उन दोनों को मिला दो बस। और मिलाने के बाद आप देखो कि जो लाइन आपने मिलाई है उसके अबाउट दोनों तरफ सेम फिगर है या नहीं है। अगर तो सेम है
तो इसका मतलब फोल्डिंग सिमेट्री है। फिर तो आप इन जो ऑपोजिट पॉइंट है उनको एक मतलब जब आप इसको एक इसके ऊपर फोल्ड करोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम ही आ जाएंगे ना। तो आप इधर सी लिख रहे हो तो उधर भी सी लिख दो और फिर इधर वाला इक्विवेलेंट इनमें मर्ज करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। मुझे उम्मीद है ये समझ आया आपको, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है, ये 3D में भी होती है फोल्डिंग सिमेट्री। 3D में कब होती है, जब डायग्राम 3D आ जाए। अब 3D डायग्राम कब आता है, जरा देखिए। मान लीजिए मैं बोलूं कि भाई मेरे पास इस तरह का डायग्राम है, जरा समझिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई मेरे पास इस तरह का कोई डायग्राम है, जैसे ये जो आपके क्यूब या क्यूबॉइड टाइप के जो डायग्राम होते हैं ना, इनको जरा देखिए। सोचिए ये डायग्राम है, ठीक है, ये डायग्राम है मेरे पास और ये सारे के सारे रजिस्टर आर हैं, सब इक्वल हैं। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ऑपोजिट कॉर्नर है। ये फ्रंट फेस का कॉर्नर है, ये बैक फेस का कॉर्नर है। अब इसमें कौन सी सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी भाई, सारे के सारे रेजिस्टेंस आर हैं, तो इसमें हम कैसे सिमेट्री चेक करें। तो इसके लिए हमें प्लेन की हेल्प लेनी होगी। ऐसी प्लेन ढूंढो जो इन दोनों पॉइंट से पास हो और इसको इक्वली हाफ में डिवाइड कर दे। तो आप इसको एक केक की तरह लेके चलो, जैसे केक काटते हो ना, बिल्कुल वैसे ही सोचो। इसको हमें काटना है, दो इक्वल हाफ्स में काटना है और ऐसे काटना है कि जो आप कट मारोगे उस कट के ऊपर ए और बी लाई करना चाहिए, उस कट के ऊपर ए और बी लाई करना चाहिए। तो कैसे हम कट लगाएं भाई, तो जरा सोचिए। अगर मैं एक ऐसा कट लगाऊं, ऐसी एक प्लेन लगाऊं जो ऐसे पास हो रही है, जो इसको इस तरह से कट कर रही है, ठीक है, तो ऐसे जो प्लेन कट कर रही है वो प्लेन इसको दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर देगी, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखा है। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे डिमांड भी कर सकते हो कि सर वो शॉर्ट वीडियो भेज दो जिसमें मैंने इसकी एनिमेशन आपको बना रखी है, वो मैं एनिमेशन आपको भेज दूंगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक ऐसी प्लेन लगा सकते हो जो इसको इक्वल हाफ्स में कट कर दे। अब आप देख सकते हो इस प्लेन में ही जो ये प्लेन आएगी, उस प्लेन में ए और बी पॉइंट लाई कर रहे हैं और उस प्लेन के अबाउट दोनों तरफ जो है ये मिरर इमेज है। इसका मतलब है यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। दोनों पॉइंट ए इस प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ए एंड बी पॉइंट, और उसके अबाउट जो है वो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है। तो आप करोगे क्या, क्योंकि यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री है तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है वो सेम ही पॉइंट है। जब आप इसको एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करोगे तो ये पॉइंट और ये पॉइंट सेम आ जाएगा, तो इनको जोड़ दो। सिमिलरली ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है ये भी सिमेट्रिक है, इनको भी जोड़ दो, ठीक है। तो इनको आप जोड़ दो। जोड़ने के बाद ये देखो कौन कौन से रेजिस्टेंस जो है वो पैरेलल में बने हैं, उनको आप पैरेलल में ले लो और उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो जरा देखते हैं कौन कौन से पैरेलल में बने हैं। तो जरा देखो ये जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है, दोनों का ये पॉइंट सेम है इधर वाला और ये पॉइंट भी सेम है। तो इसका मतलब इसको मैं हटा देता हूं और इसकी जगह पे r/2 लिख देता हूं। किसी को एतराज नहीं होना चाहिए भाई। ऐसे यहां पे देखो ये और ये पॉइंट सेम है, दोनों पॉइंट सेम है भाई। तो ये और इन दोनों, ये दो रजिस्टर जो है ना, इनका ये पॉइंट भी सेम है और आगे वाला पॉइंट भी सेम है। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसकी जगह पे r/2 लिख देता हूं, ठीक है। ऐसे आप देखो यहां पे ये जो रजिस्टर है ये वाला और ये वाला, ये दोनों पैरेलल में आ गए भाई, क्योंकि दोनों का ये पॉइंट भी सेम है और ये पीछे वाला पॉइंट भी सेम है। तो यहां से मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, यहां से मैं इसको हटा देता हूं और इसकी जगह पे r/2 लिख देता हूं, ठीक है भाई। ऐसे आप जरा देखिए ये रजिस्टर और ये रजिस्टर, ये जो रजिस्टर है और ये जो रजिस्टर है, ये अंदर वाला मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और यहां पे r/2 लिख देता हूं क्योंकि ये इसके पैरेलल में है, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है समझ आया। अब जरा देखो ये जो रजिस्टर है ये और ये जो रजिस्टर है ये भी आपस में पैरेलल में है, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है, और इसको मैं r/2 लिख देता हूं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया, ठीक है। अब देखो, अब ये डायग्राम बन गया। अब मुझे लग रहा है और इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, कर सकते हो। ये देखो r/2 और ये r जो है ये सीरीज में है। सिमिलरली इधर से देखो ये r और ये r/2 जो है सीरीज में है, ठीक है। तो अगर मैं a से अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो डायग्राम को, कैसे, अब इसको पाथ मेथड से फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। आप a से चलो, देखो a से दो रास्ते आपको नजर आ रहे हैं। एक आपका r/2 हो गया, ठीक है, r/2 हो गया, और ये पॉइंट को मैं कोई नया नाम दे देता हूं, c बोल देता हूं। तो ये आप c पे चले गए हो। और इधर से अगर आप आओगे तो इसको मैं d बोल देता हूं। तो इधर से अगर आप आओगे तो a से d पे आ जाओगे। कितना रेजिस्टेंस है, 3r/2। तो 3r/2 से आप d पे आ गए हो, ठीक है, 3r/2 से आप d पे आ गए हो। c और d के बीच में क्या है, r/2 है। c और d के बीच में r/2 है। इनको निशान भी लगाते जाओ ना, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया, ये कवर हो गया। अब आ जाओ C से B के बीच में क्या है बताओ, 3r/2। यहां पे 3r/2 है, C से B के बीच में 3r/2 है।
और एक डी से बी के बीच में है r/2, डी से बी के बीच में है r/2। तो इस तरह से आपके पास एक सिंपल डायग्राम बन गया। अब यहां पे देखो ये बैलेंस ब्रिज तो है नहीं, तो इसका मतलब स्टार डेल्टा कन्वर्जन लगाना होगा। स्टार डेल्टा लगा के आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे यहां पे फोल्डिंग सिमेट्री चेक की जाती है 3D स्ट्रक्चर में। कई बार क्या होता है आप 3D में सोल्व नहीं करना चाहते हो, इसी प्रॉब्लम को आप 2D में भी कर सकते थे। कैसे? अगर आप फास्ट ट्रिक चाहते हो मुझसे तो आप इसको 2D में भी कर सकते थे। कैसे? जरा देखो, जो ये डायग्राम बना हुआ था हमारा, ये देखने में 3D डायग्राम लग रहा है, बट इसको आप 2D में बना लो ना यार। 2D में कैसे बनाओगे जरा देखिए। सोचिए ये हमारे पास डायग्राम था ना, ऐसा ही कुछ था। इस तरह का डायग्राम था ना। तो हमने क्या किया जरा देखिए, सोचिए फ्रंट फेस है, ठीक है, और ये जो है, या इसको फ्रंट मान लो, चलो ये फ्रंट फेस है और ये बैक फेस है। ये डब्बा है कोई, ये आगे वाला फेस है और ये पिछले वाला फेस है। अभी काम करता हूं, आगे वाले फेस को पिचका देता हूं, थोड़ा छोटा कर देता हूं और पीछे वाले डब्बे के अंदर ही घुसा देता हूं इसको। मतलब इस डायग्राम को मैं थोड़ा इस तरह बना रहा हूं, जरा देखिए। ये तो पिछला फेस है, जो फ्रंट फेस है उसको मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, इस तरह का कर दिया, ठीक है। और यहां पे हमने रजिस्टर्स लगा दिया ऐसे, जो कॉर्नर से कॉर्नर को मिला रहे थे वो रजिस्टर मैंने यहां पे ऐसे लगा दिया, ठीक है भाई। ये जो पॉइंट था, ये ए पॉइंट था फ्रंट फेस का, तो इसको मैं ए बोल देता हूं। और ये जो बैक फेस है उसका ये जो पॉइंट है ये बी है, तो इसमें जो बैक फेस है उसमें ये पॉइंट है बी। अब देखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। अब ये 2D स्ट्रक्चर बन गया, इसमें कोई ओवरलैपिंग नहीं है, 2D में आ गया ये। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइन है, इस लाइन के अबाउट जो इधर है वही इधर भी है, ठीक है। मतलब ये आर 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 सारे आ रहे हैं, इधर भी आर आर आ रही तो है। तो इसका मतलब कैसी सिमेट्री बन गई बताओ? ये तो फोल्डिंग सिमेट्री होगी भाई। तो आप ये कह सकते हो, अगर ये पॉइंट मैं सी बोलूंगा तो ये भी सी होगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक पॉइंट है ना। फोल्ड करोगे तो इसके ऊपर ही तो आएगा यार, ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ जाएगा और ये पॉइंट और ये पॉइंट जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आप इन दोनों को अलग से जोड़ लो भाई। एक बार इस लाइन को एक बार मैं हटा देता हूं, ठीक है। ये पॉइंट मेरा ए है, ये पॉइंट बी है, तो एक काम करता हूं ना, इन दोनों पॉइंट को जोड़ लेता हूं और इन दोनों पॉइंट को भी जोड़ लेता हूं। या फिर एक काम करो, आप एक तरीके से और भी कर सकते हो, आपको ऐसे जोड़ने की भी जरूरत नहीं है। आप इसको सी बोल दो तो इसको भी सी बोल दो, इसको डी बोल दो तो इसको भी डी बोल दो। उसके बाद क्या करना है बताओ? इसको आप जो है ई बोल दो, और भी तो नोड है ना, उनके नाम कर दो ना। ये ई हो गया, और कोई नोड तो बची नहीं है मेरे ख्याल से, सारे नोड के नाम लिख दिए हमने। नहीं, ये रह गया ना, इसको एफ बोल दो, ठीक है। तो इस तरह से सबके नाम हमने दे दिए। उसके बाद आप जरा देखो, इधर सी और डी के बीच आर है और इधर भी सी और डी के बीच आर है। तो एक तरफ से मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा सी था, सी और डी के बीच आर था, इधर भी सी और डी के बीच आर है, तो इसको मैं r/2 कर देता हूं। पैरेलल में हो गया ना भाई, उधर से हटा दिया, इसकी जगह पे यहां पे देख दिया। ऐसे जरा देखो, ये डी और बी के बीच आर है, ये भी डी और बी के बीच आर है, तो यहां से इसको आप हटा दो और इसकी जगह पे क्या लिख दो? r/2, ठीक है। ऐसे जरा देखो, ये क्या है बताओ जरा? ई और डी के बीच था, ये डी पॉइंट था ना भाई, ई और डी के बीच ये था, और ये भी ई और डी के बीच में है। तो इधर से मैं हटा देता हूं इसको और यहां पे क्या लिख देता हूं? r/2 लिख देता हूं, ठीक है। आई होप आपको समझ आया। जरा देखो, ये ए और सी के बीच में, ये भी ए और सी के बीच में, तो इधर से मैं इसको हटा देता हूं और उसकी जगह पे r/2 कर देता हूं। ऐसे जरा देखो, ये सी और एफ के बीच में, ये भी सी और एफ के बीच में, तो इधर से मैं इसको हटा देता हूं और उसकी जगह r/2 कर देता हूं। तो देखो कितना सिंपल हो गया हमारे लिए। अब ए यहां पे है, बी यहां पे है, इसके बीच में पाथ मेथड से इसको सिंपल बना लो और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। तो आप 3D डायग्राम को 2D में भी बना के कर सकते हो, ठीक है। उस केस में फिर आपको लाइन सिमेट्री चेक करनी होगी। आई होप आपको समझ आया कि फोल्डिंग सिमेट्री जो है वो कैसे हम अप्लाई करते हैं और उसको हम कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिरर सिमेट्री की। एक और सिमेट्री होती है जिसको हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री, ठीक है। तो फोल्डिंग सिमेट्री पे मुझे लग रहा है कि काफी हमने क्वेश्चन कर दिए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिरर सिमेट्री। अब ये मिरर सिमेट्री क्या होती है, इसको जरा समझते हैं। जरा देखिए दोस्तों, कई बार डायग्राम जो है वो इस तरह का होता है, देखिएगा, ये 2 है, ये 4 है, ये 2 है, ये 4 है, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है। और ये बीच में कोई 10 ओम दे दिया है, ठीक।
तो अगर आप ध्यान से देखें इसमें फोल्डिंग सिमेट्री नहीं है इस डायग्राम में। अगर मुझे ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता तो मैं कैसे करता? ऑब्वियसली व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो वैसे तो व्हीटस्टोन ब्रिज लगा के आप इसको हटा सकते हो और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। लेकिन मैं इसको एक और तरीके से समझना चाहता हूं। ठीक है, जरा देखिए, अगर मैं यहां पे इसमें फोल्डिंग सिमेट्री चेक करना चाहूं तो ए और बी से ये लाइन पास हो रही है और इस लाइन के अबाउट ये मिरर इमेज नहीं है। ऊपर 2 है, इधर भी 2 है, नीचे 4 है। तो इसका मतलब है मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री तो इसमें नहीं है। अब एक काम करता हूं, इस ए और बी से पास होने वाली लाइन को छोड़ देता हूं और इसके परपेंडिकुलर लाइन लगाता हूं। अगर मैं ये लाइन को देखूं तो इस लाइन के अबाउट जैसा इधर है वैसा ही इधर भी है। ध्यान से देखिए, जो ए और बी को कनेक्टेड लाइन थी उसके परपेंडिकुलर मैंने लाइन लगा दी है और उस लाइन के अबाउट जो है वो मिरर इमेज है। आप देख सकते हो, जैसा ये 2 4 इधर है वैसा ही 2 4 इधर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मिरर सिमेट्री है। इस बार ए और बी नहीं देखना है, इस बार उसके परपेंडिकुलर लाइन देखनी है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे मिरर सिमेट्री। अब यहां पे इसका मतलब मिरर सिमेट्री है। तो मिरर सिमेट्री के केस में क्या होता है, जो लाइन हमने लगाई है उस लाइन के ऊपर जो भी रेजिस्टेंस है उनको हटा दो, बस आप उनको हटा दो और हटाने के बाद जो सर्किट बचता है उसका इक्विवेलेंट निकाल दो। ठीक है, इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। जरा देखिए, मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं और एग्जांपल कुछ इस तरह का है। ऐसे सोचिए, कोई मेरे पास इनफाइनाइट लैडर है। ठीक है, जरा समझिएगा, टू 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 टू, ये सारे 2 हैं सोचिए। ठीक है, और अप टू इनफाइनाइट है भैया, ये सारे 2 हैं। ये 4 4 4 4 4 4, ठीक है, 6 6 6, ऐसे कुछ है भाई। ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी और ये अप टू इनफाइनाइट है। तो अब जरा देखो, इस डायग्राम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को बताना है। अब कैसे बताएं भाई इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? इसमें कौन सी सिमेट्री है? पहले ही देखो, इनफाइनाइट लैडर है, ये तो हमें समझ आ गया। लेकिन इसमें अगर मैं ए और बी को मिला दूं तो उससे तो कोई सिमेट्री बन नहीं रही है। लेकिन जो ए और बी से मिलाने वाले जो लाइन है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं ये लाइन ले लूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं ये लाइन ले लूं तो इस लाइन के अबाउट जो है ये मिरर इमेज है। इस लाइन के अबाउट जो है जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस लाइन पे जो भी रेजिस्टेंस आ रहे हैं उन सारे रेजिस्टेंस को आप रिमूव कर सकते हो। इनको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए, इसको आप हटा दीजिए। ठीक है, इनको आप हटा दीजिए और उसके बाद जो सर्किट बचता है इसका इक्विवेलेंट निकालो। अब तो इनफाइनाइट लैडर वाला रूल लग जाएगा भाई। ये बीच वाला ही तो दिक्कत दे रहा था, अब तो ये हमने हटा ही दिया, उसके बाद तो बड़ा ही आसान हो गया भाई ये। ठीक है, तो अब आप यहां पे मिरर सिमेट्री का यूज करते हुए सोल्व कर सकते हो। ऐसे ही जरा देखिए, मैं और आपको प्रॉब्लम समझाता हूं, एक आधी प्रॉब्लम और देख लेते हैं। तो ये देखो कितना फास्ट हो जाओगे आप अगर आपको ये सिमेट्री पता है कि कैसे हम मिरर सिमेट्री चेक करते हैं और मिरर सिमेट्री का मतलब क्या होता है, उसमें आप कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो प्रॉब्लम को। ठीक है, और जरा देखिए, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है, जो अभी अभी मैंने एक प्रॉब्लम ली थी उसी को मैं दोबारा ले लेता हूं। सोचिए ये प्रॉब्लम है, ठीक है, और यहां पे ए है और यहां पे बी है। ये ए है, ये बी है। ठीक है, ये 4 है, ये 6 है, ये 4, ये 6, या इसको कुछ अलग ले लो, चलो 4 6 ही ले लो। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 10 है, ये 10 है। ठीक है, ये आपका 4 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 8 है, ऐसा कुछ है। ठीक है भाई, अब जरा देखो, अगर मैं ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपसे पूछूं तो पहले तो आप ये देखो इसमें कौन सी सिमेट्री है, क्या इसमें फोल्डिंग सिमेट्री है? अगर मैं ए और बी को लाइन लगाऊं तो क्या उसके अबाउट ये मिरर इमेज है? ना, ऊपर 2 2 ये तो 4 6 ऐसे कुछ है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें फोल्डिंग सिमेट्री तो नहीं है। क्या इसमें मिरर सिमेट्री है? तो उसके लिए आप इसके परपेंडिकुलर लाइन लगाओ, ये वाली लाइन लगाओ। इस लाइन के अबाउट देखो, इस लाइन के अबाउट जैसा ये इधर है वैसा इधर भी है। ध्यान से देखो, 10 है, इधर भी 10 है, इधर 4 है, इधर भी 4 है, इधर 6 है, इधर भी 6 है, इधर 4 है, इधर 4 है, इधर 8 है, इधर 8 है। इसका मतलब ये हुआ ए और बी को जो कनेक्टिंग लाइन है उसके परपेंडिकुलर लाइन जो है
वो आपको उसके अबाउट जो है स्ट्रक्चर जो है सिमेट्रिक है। इसका मतलब इसके अंदर मिरर सिमेट्री है, और मिरर सिमेट्री अगर होती है तो जिस लाइन, इस लाइन के ऊपर जो जो रेजिस्टेंस आए हैं उनको हटा दो, बस आप इनको हटा दो, तो ये हट जाएगा यहां से, ठीक है, और ये हट जाएगा यहां से, और उसके बाद ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट निकाल लो भाई। अब तो मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट निकालना बहुत आसान है भाई, ठीक है। कैसे निकालोगे जरा देखो। अब अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कॉमन सेंस लगाओ भाई अब, ठीक है। मेरे ख्याल से अब तो आ जाएगा यार, ये 10 और 10 सीरीज में हो गए, या 8 और 8 सीरीज में हो गए, तो 10 और 10 क्या बन जाएगा 20, तो यहां पे आप 20 कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यहां पे आप जो है 20 कनेक्ट कर दो, ठीक है। और यहां पे 8 और 8 क्या हो गया 16, तो 16 को यहां पे कनेक्ट कर दो। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को निकालना है। अब बताओ क्या इसमें भी अब मिरर सिमेट्री है क्या, ठीक है। अब जरा चेक करो, अभी भी वैसे तो मिरर सिमेट्री है, मतलब बीच में लाइन लगा के देखोगे ना तो मिरर सिमेट्री है, बट इसमें इस बार आपको फायदा होगा नहीं आपको। अब क्या करें, इससे आगे क्या करें, इससे आगे भी वैसे अगर आपको केवीएल केसीएल आता है तो आप फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है। इसको फर्दर भी आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। वैसे मैं आपको बताऊं, मिरर सिमेट्री का एक और फायदा भी होता है, जैसे इसमें 20 है ना, इसको 10-10 आप ऐसे कर सकते हो ना, 10 इधर और 10 इधर, ऐसे यहां पे 16 जो था उसका 8 इधर और 8 इधर, ठीक है। अगर आपको केवीएल केसीएल आता है, करंट वगैरह का डिवीजन आता है, और यहां पे ये जो लाइन है ये मिरर सिमेट्री है, इसका मतलब एक और भी होता है भाई मिरर सिमेट्री का। इसका मतलब ये होता है कि जो करंट इधर आएगा ना इससे, वही करंट इधर भी आएगा, मतलब वही करंट आपका इधर दिखाना होगा आपको। जो ये ब्रांचेज है ना, इनमें करंट आपका सेम रहता है, जो करंट इधर आएगा वही इसके सिमेट्रिक इधर भी आएगा, जो करंट इधर आएगा वही करंट आपको इधर दिखाना होगा। मिरर सिमेट्री का ये भी मतलब होता है। अब इससे एक फायदा होता है, सोचिए इधर आई करंट है तो इधर भी आपको आई दिखाना होगा, इधर मान लीजिए आई नोट करंट है तो इधर भी आपको आई नोट दिखाना होता है। अब आप सोचिए ये आई नोट आ रहा है और ये इधर ही जा रहा है, तो इस कनेक्शन की जरूरत क्या है, इस कनेक्शन को आप हटा दो, यहां से सीधा ही दिखा दो। ऐसे आई इधर आ रहा है, आई सारा का सारा इधर जा रहा है, तो इसको अलग कर दो यहां पे, ठीक है। मिरर सिमेट्री का ये भी एक फायदा होता है, जिस एक्सिस के अबाउट वो सिमेट्रिक है उसके दोनों तरफ जो करंट होता है वो आपका सेम होता है। याद रखिए, जो करंट आपका इधर आएगा वही करंट इधर जाएगा, जो करंट आपका इधर आएगा वही करंट आपका इधर से जाएगा, क्योंकि ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इनमें करंट भी सेम होगा, ठीक है। तो मिरर सिमेट्री का ये भी एक एडवांटेज होता है। हालांकि ये आप आगे चल के जब केवीएल केसीएल पढ़ लोगे ना तो उससे आपको ज्यादा बेहतर पता चलेगा। तो अगर आप इसको अलग अलग कर दो, आई नोट अलग कर दो और आई आई अलग कर दो, तो बीच से कनेक्शन ब्रेक हो गया। कनेक्शन ब्रेक होते ही आप क्या कर सकते हो, ये जो है सीरीज में हो गए आपस में पैरेलल, नीचे से ये सीरीज और आपस में पैरेलल, उनका इक्विवेलेंट करो, इनका इक्विवेलेंट करो, और बाद में फिर जो भी और सिंपल हो गया तो डायग्राम। तो इस तरह से आप जो है मिरर सिमेट्री का एक और फायदा भी उठा सकते हो। करंट डिवीजन में भी आपको इसका हेल्प मिलेगा, करंट को अलग अलग ऐसे दिखा सकते हो कि अलग अलग ब्रांचेज में करंट कैसे आपका आएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि किस तरह से करंट को हम दिखाते हैं, ठीक है, और मिरर सिमेट्री को कैसे यूज करते हैं। जरा देखिए और भी जरा हम देख लेते हैं, और भी जरा देखते हैं मिरर सिमेट्री, और जरा एक और प्रॉब्लम बना रहा हूं मैं मिरर सिमेट्री की। ऐसे ही जरा देखिए एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, जो आप व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो यार, ठीक है, उसको जरा देखते हैं। हालांकि उसको आप कई तरीके से कर सकते हो। ये देखिए एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को अगर मैं देखूं तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 4 4 6 6 10। अब आप जानते हो कि भाई इसमें फोल्डिंग सिमेट्री तो है नहीं, इसमें तो कौन सी सिमेट्री है। अगर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं लगाना है तो ये जो एक्सिस है इसके अबाउट ये मिरर इमेज है, तो इसका मतलब मिरर सिमेट्री होगी इसमें। तो जो करंट इधर आएगा वही करंट आपका इधर जाएगा, जो करंट आपका इधर आएगा वही करंट आपका इधर जाएगा। जो करंट वाला रूल है उससे भी आपको देखो ना फायदा होगा। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये इस एक्सिस के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसको आप रिमूव कर दो, इसमें कोई करंट जाएगा ही नहीं, क्योंकि जो करंट यहां पे आएगा वही करंट तो आगे जाएगा। तो यहां पे केसीएल लगाओगे तो इधर कोई करंट गया ही नहीं ना, तो आप इसको छोड़ दो भाई, इसको हटा ही दो। या अगर आपको एक करंट वाला डिवीजन अभी समझ नहीं आया है आपको, तो आप सिंपल याद रखो जो एक्सिस के ऊपर रेजिस्टेंस आ जाता है उसको हटा दो। बट ये जानना सिर्फ काफी नहीं होगा, आपको ये भी जानना होगा कि करंट कैसे जाता है। करंट भी सिमेट्रिक होता है अगर मिरर सिमेट्री है तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए और जरा सवाल देख लो इसी के ऊपर, ठीक है। और भी कई तरह के इससे मल्टीपल तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। सोचिए मेरे पास कोई इस तरह का सर्किट है, ऐसे कोई सर्किट बना दिया है, ठीक है।
हाँ जी, मान लीजिए इस तरह का कोई सर्किट आपको दे दिया है, ठीक है, ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और सोचिए सारे के सारे रेजिस्टेंस आर हैं, सारे के सारे आर हैं। अब बताओ इसमें कौन सी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, पहले ये बताओ इसमें कौन सी सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, पहले तो ये बताओ। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखोगे तो इसमें फोल्डिंग सिमेट्री तो नहीं है भाई, ए और बी से कोई लाइन पास होगी, उसके अबाउट तो मिरर इमेज है नहीं, लेकिन अगर मैं यहां पे कोई लाइन लगा दूं तो उसके अबाउट जो है, उसके अबाउट सिमेट्रिक है ये, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। आप बोलोगे नहीं सर ये आर जो है ना ये तो नहीं है ऊपर नीचे, भाई आर के दो हिस्से कर लो ना यार, r/2 ऊपर और r/2 नीचे, ठीक है, ये r/2 और ये r/2। तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इसके अंदर कौन सी सिमेट्री है बताओ, इसमें आपकी मिरर सिमेट्री है। और मिरर सिमेट्री का क्या फायदा होता है, मिरर सिमेट्री का फायदा ये होता है कि जो करंट इधर आएगा वही करंट आगे जाएगा, जो करंट यहां पे आएगा वही करंट आपको इधर दिखाना होगा। तो इसका मतलब इस ज्वाइंट का कोई मीनिंग नहीं रह गया अब, क्योंकि आप खुद सोचो जो करंट इधर आ रहा है वही इधर जा रहा है, जो करंट इधर आ रहा है वही इधर जा रहा है, तो इसको छोड़ ही दो ना यार, फिर इसको अलग कर दो ना, इस ज्वाइंट को ऐसे और ऐसे कर दो, ठीक है। सिमिलरली यहां पे देखिए, यहां पे जो करंट इधर आएगा वही करंट आपका इधर जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक है ना दोनों रेजिस्टेंस। सिमिलरली जो करंट इधर आएगा वही आपका इधर जाएगा, जो करंट इधर आएगा वही आपका इधर जाएगा। तो यहां से इसको हटा दो, इस ज्वाइंट को, इसको इधर इसके साथ मिला दो, इसको इसके साथ, और इसको सीधा मिला दो, बस अब हो गया, ठीक है। अब तो आप इसको सिंपल कर सकते हो, ये रेजिस्टेंस है r/2 ऊपर था, r/2 नीचे था ना, तो r ये हो गया, उसके पैरेलल में ये बन गया, उसका इक्विवेलेंट निकाल लो, फिर उसके साथ ये और ये सीरीज में हो गए, फिर उसके साथ ये पैरेलल में आ गया, फिर ये भी पैरेलल में आ गया, फिर सीरीज में, मतलब अब सिंपल हो जाएगा, ठीक है। अब आप कर सकते हो। तो जरा देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए मिरर सिमेट्री को समझना, और इससे हम प्रॉब्लम को कितना इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो एपिसोड है दोस्तों, इसमें हम इतना ही करेंगे। अगले एपिसोड में PYQ जो इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के ऊपर आ रखे हैं, जो अच्छे अच्छे PYQ होंगे, 2 4 5 10 क्वेश्चन, उनको डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।